सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट। आज हम इसी सेक्शन को डील करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम TDS प्रोविज़न देख रहे हैं और जल्दी से बता देती हूँ कि जैसे ही TDS के प्रोविज़न खत्म होंगे आपको ICAI के क्वेश्चंस मेरे चैनल पे एक्सक्लूसिव देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं 194I TDS ऑन रेंट। चलो इसका ओवरव्यू देती हूँ। क्या बोलता है कि यहाँ पे एनी पर्सन, ठीक, एनी पर्सन अदर देन इसको एक्सक्लूड करेगा, इंडिविजुअल HUF को। बोलता है अगर एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, रेंट टू एनी रेसिडेंट, यहाँ पे कोई भी SSC हो और वो रेसिडेंट हो, और अगर ये रेंट का अमाउंट ₹2,40,000 पर एनम से ज़्यादा है, तो पेमेंट करने से पहले आप TDS डिडक्ट कर लेना। TDS किस रेट पे डिडक्ट कर लेना? 2% पे डिडक्ट कर लेना अगर प्लांट एंड मशीनरी है, और 10% पे डिडक्ट करना अगर लैंड एंड बिल्डिंग है। दिस लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड ऑल लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, अदरवाइज भी ऑल लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पॉइंट बोलेगा, वही वाला पॉइंट बोलेगा जो मैं आपको सस्पेंस अकाउंट और पेबल, रेंट पेबल वाली बात बताती हूँ, कि आपने रेंट डेबिट किया और टू ABC कॉरपोरेशन लिखा या फिर टू रेंट पेबल लिखा या टू सस्पेंस अकाउंट लिखा, हमें मतलब नहीं है। आपने ये एंट्री पास कर दी, हम मान जाएंगे कि आपने क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अपना के आप TDS डिडक्ट कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा, मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इंडिविजुअल HUF को एक्सक्लूड कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि इंडिविजुअल HUF जनरली आमतौर पे बहुत ही छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, और अगर वो बड़ा बिजनेस करते हैं तो वो चेंज कर लेते हैं ना, कंपनी बना लेते हैं, फर्म बना लेते हैं। तो बोल रहा है कि अगर इंडिविजुअल HUF को, इस वजह से इंडिविजुअल HUF को एक्सक्लूड किया जाता है। बट बोल रहा है, लॉ आपको बोलता है कि अगर इस इंडिविजुअल HUF अगर बिजनेस कर रहे हैं और अगर इनका टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है, तब इनके ऊपर भी ये TDS का प्रोविज़न लग जाएगा। और अगर ये प्रोफेशन कर रहे हैं और इनका ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख रुपीज़ है, तब इनके ऊपर ये TDS का प्रोविज़न लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको अब जो भी बोलेगा, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बेसिक कवर कर चुके हैं सेक्शन 194I TDS ऑन रेंट का। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, ये बोलता है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, किसी रेसिडेंट को रेंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो डिडक्ट करेगा। क्या डिडक्ट करेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर एट द रेट TDS डिडक्ट करेगा। किस रेट पे? 2% अगर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट है तो, और 10% इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर रेंटल पेमेंट दैट इज यूज्ड फॉर एनी लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, और एनी लैंड अपॉर्टिनेंट टू बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग। तो आपको दो तरीके से याद करना है। एक याद कर लेना, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट है तो 2%, और अदरवाइज कुछ भी, इसको याद मत करो, इसको याद करो कि अदरवाइज कुछ भी आ गया तो 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट आपको वही बोल रहा है कि आपने क्या क्रेडिट किया है, हमें मतलब नहीं। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया है या फिर कोई अदर नेम से क्रेडिट किया है, आपने जब क्रेडिट किया, हम मान लेंगे आपने क्रेडिट कर लिया है, और आपको क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का रूल लगा के TDS जो है डिडक्ट कर लेना है। थर्ड पॉइंट आपको बोल रहा है इंडिविजुअल और HUF वैसे तो एक्सक्लूड है, बट वो इंडिविजुअल और HUF अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर रहा हूँ, और अगर प्रोफेशन कर रहे हो तो 50 लाख रुपए से एक्सीड कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर भी ये प्रोविज़न 194I का एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलता है कि कोई डिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि पर एनम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रेंट का पेमेंट 2,40,000 से एक्सीड नहीं कर रहा हो। तो मतलब अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो अगर आपका पर एनम रेंट का पेमेंट 2.4 लाख से ज़्यादा है तो ही आपको TDS डिडक्ट करना है। आगे आपको बोलता है कि रेंट का मतलब क्या हुआ। रेंट का मतलब हम कोई भी पेमेंट कर रहे हों विथ रिस्पेक्ट टू लीज, सब लीज या फिर टेनेंसी और एनी अदर एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कर रहे हो। किस चीज़ के लिए हमने अरेंजमेंट किया है? ये इन चीज़ों को यूज़ के लिए। किन चीज़ों को यूज़ के लिए? लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी के लिए, प्लांट के लिए, इक्विपमेंट के लिए, फर्नीचर और फिटिंग के लिए। वेदर और नॉट और ऑल ऑफ द अबव आर ओन बाय द पे। मतलब अगर मैं वेदर और नॉट और ऑल ऑफ द अबव, इसको बाद में देखते हूँ, अभी बताती हूँ इसको।
तो रेंट का इन्होंने मतलब बताया कि अगर लीज़ है, सब लीज़ है, टेनेंसी है या फिर कोई अदर एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है इन चीज़ों के रिस्पेक्ट में, तो फिर आपके ऊपर TDS जो है क्या हो जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा आपको पेमेंट करने से पहले। और यहाँ पे बोल रहे हैं सपोज़ ये ओनर है, मैं ही ओनर बन जाती हूँ श्रुति, और ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, ये मेरी बिल्डिंग थी, अब इस बिल्डिंग को क्या किया, रेंट पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सब रेंट कर दिया। तो यहाँ पे लॉ आपको इतनी सी बात बोलता है कि अगर आप सब रेंट भी करते हैं, यहाँ से अगर आपको सब रेंट भी है और यहाँ से जो पेमेंट होगा तो भी आपको TDS क्या करना है, डिडक्ट कर लेना है। वेदर और नॉट और ऑल ऑफ द अबव आर ओन्ड बाय द पेई, TDS डिडक्ट कर लेना है। चाहे वो पेई इसमें से मान लो कि फर्नीचर एंड फिटिंग लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग लिया है और भी चीज़ें ली हैं, तो सारा ये पर्सन ओन कर रहा है। मान लो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ बिल्डिंग दिया है बट इसने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो सारे पेमेंट पे वेदर और नॉट ऑल ऑफ द अबव आर ओन्ड बाय पेई, सब तो इसके ये ओनर नहीं है सबके लिए, क्योंकि जो इसने बिल्डिंग रेंट पे दिया है ये कि इसका ओनर कौन है, इसका ओनर श्रुति है। बट स्टिल जब आप इस मिस्टर ए को पेमेंट कर रहे होंगे, जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं उसके लिए जब आप पेमेंट करेंगे तो आप TDS डिडक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है TDS प्रोविजन फॉर कूलिंग चार्जेस। अब देखो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां या फिर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन ये होता है कि हम जो भी इसमें सब्जियां या अनाज रख रहे हैं इनको ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखें, ताकि ये पेरिशेबल गुड्स को रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, तो उनको सर्टेन टेम्परेचर पे रखना इनका काम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोल्ड स्टोरेज में, अगर इफ़ आई एम ए फार्मर और अगर मैं ले जाके कोल्ड स्टोरेज में अपनी कुछ अनाज या फिर कुछ भी चलो सब्जियां मान लेती हूँ, सब्जियां रख रही हूँ, तो मुझे कोई एरिया एलोकेट नहीं होता है कि आप इतने एरिया को यूज़ करिए, अब आप अपना सब्जी रखिए या कुछ और रखिए। जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो आपसे सब्जी लेगी और आपके सब्जी को ख़राब ना होने के लिए वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड स्टोरेज का मेन काम क्या हुआ, जब मैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी लेने गई तो क्या मैंने किसी लैंड और बिल्डिंग को यूज़ किया या फिर मैंने सिर्फ एक सर्विस को, एक फैसिलिटी को यूज़ किया? आपका आंसर होगा आपने एक फैसिलिटी को यूज़ किया। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है, प्रोविज़न हमारा ये बोलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया ये कि क्या ये 194I में कवर होगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि दिस इज़ काइंड ऑफ यूजिंग लैंड एंड बिल्डिंग, सो 194I में कवर होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं, हम जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस, एक फैसिलिटी ले रहे हैं, ना कि हम वो पर्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लेते भी हैं तो हम उसको अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई लॉ ने क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर कट बोल दिया कि 194I जो है वो कूलिंग चार्जेस के लिए जो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको यही बात समझाना चाहती हूँ कि जो मेन फंक्शन होता है कोल्ड स्टोरेज का वो होता है प्रिजर्व करना पेरिशेबल गुड्स को, और उसके लिए वो सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करता है। मीन्स ऑफ ए मैकेनिकल प्रोसेस, कुछ और मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं। एंड द स्टोरेज ऑफ सच गुड इज ओनली इंसिडेंटल इन नेचर, द कस्टमर इज ऑल्सो नॉट गिवन इन राइट टू यूज़ और एनी डिमैक्रेटेड स्पेस, प्लेस और एनी मशीनरी। हमें ना ही तो कोई प्लेस मिलता है ना कोई मशीनरी मिलती है उस कोल्ड स्टोरेज की, तो इसलिए हम टेनेंट नहीं बनते हैं, और हम टेनेंट नहीं बनते हैं तो जब हम जो पेमेंट करेंगे उस पर 194I एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे एक और बात बोली गई कि यहाँ पे अगर मान लो मैं ही कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखने गई हूँ तो मेरे साथ कोल्ड स्टोरेज का जो एग्रीमेंट होगा, कुछ एग्रीमेंट बना होगा, वो 194C में कवर हो जाएगा, 194I में कवर नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। TDS ऑन पैसेंजर फीस। हाँ, ये एयरलाइन कंपनी है, कुछ बढ़िया से एयरलाइन का नाम रखते हैं। चलो विस्तारा, कुछ याद नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है। ये एयरलाइन कंपनी है। अब ये क्या करती है, एयरपोर्ट ऑपरेटर को पैसेंजर सर्विस फ़ीस देती है। अब ये पैसेंजर सर्विस बहुत सारी फ़ीस दिए जाते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, पैसेंजर सर्विस फ़ीस की। अब ये पैसेंजर सर्विस फ़ीस जो है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो बसेस होते हैं जो आपको ले जाते हैं या फिर आपको टर्मिनल तक छोड़ते हैं जब आप एग्ज़िट करते हैं, या फिर बोर्डिंग में आपकी हेल्प करते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
तो यहाँ पे इशू ये अराइज हो गया कि ये जो पैसेंजर सर्विस फीस एयरलाइन जो कंपनी जो दे रही है एयरपोर्ट ऑपरेटर को, क्या ये एक सर्टेन लैंड यूज़ के लिए दे रही है? आंसर हुआ, जब इस प्रोविज़न को अच्छे से देखा गया, जब इस एग्रीमेंट को अच्छे से देखा गया, तो हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे कोई लैंड बिल्डिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इवन दो हम उसके प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं, बट हम जो पैसे दे रहे हैं वो प्रीमाइसेस के लिए नहीं दे रहे हैं, हम एक फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटीज़ के लिए दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आप प्रीमाइसेस यूज़ कर रहे हो, बट आप उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, आप उस प्रीमाइसेस पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है उसके लिए पैसे दे रहे हो। इसलिए लॉ ने आपको कहा कि जो आप पैसेंजर सर्विस फीस देते हैं दैट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ सेक्शन 194I, और इसमें आपको TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है। पूछ रहा है क्या, वेदर, स्पेलिंग गलत है, ध्यान मत दो। पैसेंजर सर्विस फीस जो एक एयरलाइन कंपनी पे करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, क्या वो एज ए रेंट क्वालिफाई होता है 194I में TDS अट्रैक्ट करने के लिए? तो आंसर आया कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है रेंट क्वालिफाई करने का, कि जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट किस लिए होना चाहिए? लैंड और बिल्डिंग के यूज़ के लिए होना चाहिए, ना कि किसी सर्विस के यूज़ के लिए। और मैं जो पेमेंट दे रहा हूँ वो सर्विस के लिए दे रहा हूँ, जो लैंड यूज़ हो रहा है वो तो एक इंसिडेंटल है, वो माइनर है, वो इनसिग्निफिकेंट यूज़ है। द सेम वाइल प्रोवाइडिंग अदर फैसिलिटी एंड सर्विस वुड नॉट मेक इट ए पेमेंट फॉर यूज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये एक लैंड एंड बिल्डिंग का यूज़ नहीं है। सो एज टू अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194I, इसलिए 194I पे वुड नॉट बी एप्लीकेबल, पैसेंजर सर्विस फीस पे 194I एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके का हमारे पास एक और इशू अराइज हुआ लैंडिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी का। सेम चीज़, एयरलाइन कंपनी जो है वो क्या करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को देती हैं, पैसे देती हैं लैंडिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी का। अब सोचो कि जब फ़्लाइट्स उड़ती हैं, विस्तारा, इंडिगो, कोई भी एयरलाइन, एयर इंडिया, तो कितनी सारी सर्विसेज लेते हैं ना, वो कम्युनिकेशन वाली जो कि पायलट्स कम्युनिकेट करते हैं लैंडिंग के लिए, कि उनको वो एरिया खाली चाहिए लैंड करने के लिए, प्रॉपर लैंड होने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ग्राउंड सेफ्टी, एयर ट्रैफिक के लिए, एयर ट्रैफिक भी मैनेज होता है ऊपर, तो ग्राउंड सेफ्टी के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये जो पैसे लैंडिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी, जो मेजर जो पैसे दिए जाते हैं वो एयर ट्रैफिक के लिए दिए जाते हैं, ग्राउंड सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं। एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन, जो मैंने बताया पायलट्स जो है कम्युनिकेट करते हैं। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेविगेशनल एड्स, या फिर एयरलाइंस में जो नेविगेशनल एड्स लगे होते हैं उसके लिए पेमेंट किए जाते हैं। एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज एट द एयरपोर्ट। बट अगर इशू क्या अराइज हुआ कि जो ये लैंडिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी जो थी, जो नाम था, इस नाम को लेकर के इशू अराइज होने लगा कि इस पे 194I एप्लीकेबल होना चाहिए। वाई? बिकॉज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये जो पूरा एरिया है, एयरपोर्ट वाला एरिया बड़ा होता है ना, तो आप इस एरिया को यूज़ कर रहे हो। बट ये सेम केस है जो मैंने आपको ऊपर वाला समझाया कि जो लैंड यूज़ हो रहा है, जो बिल्डिंग यूज़ हो रहा है वो इंसिडेंटल है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हवा में काम नहीं करेंगे ना। बट जो मैं पैसे दे रही हूँ वो मैं पैसे क्यों दे रही हूँ? वो मैं पैसे आपकी सर्विसेज के लिए दे रही हूँ। अगर आप अपनी सर्विसेज हटा ले तो मैं उस लैंड बिल्डिंग का क्या करूँगी? कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप जहाँ वो सर्विसेज देंगे मैं वहीं पर आपको वो पैसे दूँगी। तो जो पेमेंट हो रहा है मेरे साइड से, जो पेमेंट हो रहा है एयरलाइन के साइड से, वो इन फैसिलिटीज़ के लिए हो रहा है। एयर ट्रैफिक, ग्राउंड सेफ्टी, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेविगेशनल एड, इन फैसिलिटीज़ के लिए पेमेंट हो रहा है। इसलिए जो पेमेंट, ये जो लैंडिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी है, इस पे TDS डिडक्ट नहीं होगा, 194I नहीं लगेगा, क्योंकि जो लैंड एंड बिल्डिंग यूज़ हो रहा है वो एक इंसिडेंटल इन नेचर है और टेनेंट हम नहीं बन पाते, इसलिए 194I एप्लीकेबल नहीं होगा। That the charges are not for the use of land per se and therefore it cannot be treated as rent within the meaning of section 194I. I hope you understood this point as well. आगे आपका बोलता है TDS on lump sum lease premium। एक लाइन में आपको ये चीज़ मैं ख़त्म कर देती हूँ। लम सम लीज प्रीमियम आपको 194I में कवर नहीं होता है। कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम पेमेंट होता है जो ना अप फ्रंट लीज चार्जेस, या फिर मैं बोलूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। आप पहले भी पढ़े होंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उस पर आपको 194I नहीं लगता है, TDS डिडक्ट नहीं होता है। तो अगर अप फ्रंट लीज चार्जेस पे हो रहा है या फिर वन टाइम अगर कुछ पेमेंट हो रहा है तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दिस वॉज ऑल अबाउट योर 194I TDS ऑन रेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यस, हमारे TDS के पार्ट्स जो है चल रहे हैं
और TDS ख़त्म होते ही मैंने आपको बताया है मैं क्या करने वाली हूँ, ICAI के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और इसके पहले भी मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उस पर आपको ICAI के क्वेश्चंस दिखेंगे। So yes, this is my strategy. I hope you like this class and I'll see you in my next class.